दूसरी समस्या क्या होती है, एक वीर नारी को मैम, जो फौजी शहीद होता है उसके जो मान लो कि जितने भी बेनिफिट्स आते हैं, गवर्नमेंट उसके माँ बाप को उसका शेयर देते हैं ठीक से। मान लो कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है कि किसको क्या मिलना होता है, तो हर किसी को अपनी अपनी जगह पे सब मिलता है, चाहे माँ बाप हो, बच्चे हो या बीवी हो। लेकिन फिर क्या होता है मैम, फिर उनको जो पुश्तैनी जमीनें होती है, उनकी जो पुश्तैनी घर होते हैं, उनसे उनके बच्चों को और वीर नारियों को बेदखल करके उन घरों से निकाला जाता है। For those who do not know who Ruby Banu is wife of Lance Naik Mukhtar Ahmad Malik, who was working in the Territorial Army. He had come for his son Sharif Mukhtar's last rites. She has two sons, Shahid Mukhtar Ahmad Malik and Sahil Ahmad Malik. Namaste, Ruby Banu ji. नमस्ते मैम। So, Ruby Banu ji, हमने आपके स्टोरी ये दी वॉरियर विडोज में हमने पढ़ा और आपके बारे में हमें जानकारी मिली है। तो इतना सब सदमा आपने झेला है, यू हैव सीन so much of trauma, so much of tragedy in your life. I am unable to speak to you. I am feeling emotional. I am feeling sad for you. And how did you manage to get over it? And what was your experience in this journey from that day to now? You are an empowered Veer Nari of the region, and you voice and you help the Veer Naris in your locality and in your community. We are happy, or we are privileged, I must say, to have you in our show. Please do share your experiences with us. Metamorphs is a non-profit organization which supports and helps Veer Naris and the veterans. So I request you to please share your experiences with us and our viewers. जी मैम, मैं एक वीर नारी होने के नाते सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जिस टाइम पति शहीद होते हैं मैम, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम सभी लोग मिलके आते हैं देखने के लिए, सब बोलते हैं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। जी मैम, मैं एक वीर नारी होने के नाते सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जिस टाइम पति शहीद होते हैं मैम, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम सभी लोग मिलके आते हैं देखने के लिए, सब बोलते हैं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बीत जाने के बाद एक वीर नारी को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ मैम। सबसे पहले एक वीर नारी को क्या होता है, वो शार्ट होती है मैम, उसका मान लो कि मेंटली वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, जबकि उसको सोचने के लिए कोई अच्छी चीज कहीं मिलती नहीं है मैम। तो उसके बावजूद उसके साथ क्या होता है, फिर सबसे पहले उसकी वो समस्या आती है मैम, जब SRO 43 के तहत जो उसको जॉब मिलनी होती है मैम, उसमें क्या होता है, अगर एक वीर नारी जिस टाइम वीर नारी बनती है, उस टाइम उसका बच्चा 2 साल का होता है, 2.5 साल का, 4 साल का होता है, या 8 साल का भी होता है कोई। तो लेकिन हमें गवर्नमेंट ने क्या उसमें रखा है कि उसमें रखा है 5 साल तक एक वीर नारी SRO 43 के तहत जॉब हासिल कर सकती है, जबकि उस वीर नारी की वो कंडीशन ही नहीं होती है, ताकि उसका बेटा जिस टाइम 18 साल का होता है तब तक वो SRO 43 की जॉब उसके हाथ से जा चुकी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक वीर नारी की ये बनती है, SRO जो 43 के तहत जो जॉब मिलनी होती है। दूसरी समस्या क्या होती है एक वीर नारी को मैम, दूसरी समस्या ये होती है, जिस टाइम मान लो कि जो फौजी शहीद होता है उसके जो मान लो कि जितने भी बेनिफिट्स आते हैं, गवर्नमेंट उसके माँ बाप को उसका शेयर देते हैं ठीक से। मान लो कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है कि किसको क्या मिलना होता है, तो हर किसी को अपनी अपनी जगह पे सब मिलता है, चाहे माँ बाप हो, बच्चे हो या बीवी हो। लेकिन फिर क्या होता है मैम, जब माँ बाप उनके हिस्से लेते हैं, मैं अपनी बात बोल रही हूँ मैम, बाकी वीर नारियों की मान लो कि जो श्रीनगर की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं श्रीनगर की वीर नारियों की, उसमें से 75% वीर नारियों की यही सेम कहानी है मैम। उनको क्या किया जाता है,
फिर उनको जो पुश्तैनी जमीनें होती है, उनकी जो पुश्तैनी घर होते हैं, उनसे उनके बच्चों को और वीर नारियों को बेदखल करके उन घरों से निकाला जाता है। उनको उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। और हालांकि जो उन्होंने उस पुश्तैनी जमीन पे खुद के घर डाले होते हैं मैम, उन पे भी स्टेटस को लगाया जाता है। वो मैं आपको अपने सामने ही बताऊंगी मैम। ये सब उसमें सबसे बड़ा प्रूफ ये है मैम, ये मेरा वो उस घर का मान लो कि स्टेटस को है मैम, ये स्टेटस को है मैम मेरे उस घर का, जिसमें मैंने कम से कम 40 से 50 लाख रुपया खर्च किए हैं। जिस टाइम मेरा पति शहीद हुआ, शहीद होने के बाद भी मैंने उस पे कम से कम 10 लाख का खर्चा दोबारा किया है मैम। और आज 3 साल से मैं उस घर से निकल के दूसरी जगह जमीन लेके घर बनाया है मैंने, जिसमें मैं अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैम, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर जो पड़ते हैं हम वीर नारियों को, मान लो कि जेठ जेठानियां, देवर देवरानियां, ससुर सास और जितने भी पीछे परिवार होते हैं हमारे पति लोगों के, वो सब मिलके केस डालते हैं एक वीर नारी पे। जिसकी वजह से क्या होता है, जिस टाइम कोर्ट में हियरिंग होती है, पूरे घर वाले 100 रुपये निकाल के 1000 रुपये बनाते हैं तो वकील की फीस जमा करती है। उसमें क्या होता है, इस वीर नारी को वो 1000 रुपये हर हियरिंग पे खुद अपनी जेब से निकालना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये। उसके साथ साथ उन वीर नारियों को क्या होता है मैम, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है कि बच्चों को देखने का टाइम ही नहीं लगता है। कोई वीर नारी अपने बच्चों को अच्छे से, मान लो कि कोई अच्छा डिसीजन अपने बच्चों के लिए उठा ही नहीं पाती है, अपने लिए अच्छा घर बना ही नहीं पाती है, अपने बच्चों को अच्छा टाइम दे ही नहीं पाती है। वो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी। अच्छा, तो ये सब समस्या आपका भी समस्या था या कैसे रूबी बानो जी मैम, ये सब मैंने तो इसीलिए अपने से शुरू किया है मैम। और सबसे पहले क्या होता है उसमें, और कहीं वीर नारियों के साथ क्या होता है मैम, कहीं वीर नारियों के साथ ये होता है कि उनको बोला जाता है आप अपने देवरों के साथ शादी करो, अपने जेठों के साथ शादी करो। फिर वो जब शादी करते हैं, फिर मान लो कि मैं एक और वीर नारी की कहानी बताना चाहती हूँ। मान लो कि वो मेरी बहन जैसी है छोटी, उसके साथ क्या हुआ है, उसको बोला है जिस टाइम उसका पति शहीद हुआ, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक 3 साल का था, एक 1.5 साल का था। फिर उसके ससुराल वालों ने उसको अपने घर लिया है, क्योंकि उस टाइम भी उसके माँ बाप और भाई बहनों ने, जो भी उसका मायका था, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया था। क्योंकि जो वो वीर नारी थी, उसने खुद भाग के उस फौजी से शादी की थी, मान लो कि लव मैरिज किया था उसने उसके साथ। तो फिर माँ बाप ने जब सपोर्ट ही नहीं किया तो ससुराल वालों ने घर ले लिया। घर जब ले लिया तो फिर वहां मजबूर किया है उसको देवर के साथ शादी करने के लिए। फिर जब उसकी शादी देवर के साथ हुई है मैम, तो देवर के ने क्या किया, देवर के 2 बच्चे हुए हैं उसमें, उस वीर नारी को। तो उस देवर ने उसके पूरे पैसे हड़प किए हैं मैम। पीछे से उसके ससुर सास ने एप्लीकेशन डाली है, उसने अब दूसरी शादी भी की है, हमारा पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो उसका जो पेंशन था वो भी डिवाइड हो गया। और फिर देवर ने उसको तलाक देकर अपने घर से निकाला, वो ही फौजी के बच्चे लेके। तो वो उस फौजी के बच्चे लेके वहां से निकली है। फिर उसने दूसरी जगह अपने मायके के साथ में कोई गांव है उसका, वहां कोई जगह ली है उसने, फिर वहां उसने घर डाला है। और जो 2 बच्चे देवर से हुए थे, उसमें एक बेटी थी। तो फिर वो अपनी बेटी के लिए तरस रही थी, क्योंकि मेरी बेटी किसी गैर के हाथ में लग जाए तो कल मैं क्या करूंगी। तो उसने क्या किया, उसने केस किया है अपनी बेटी के लिए। लेकिन जज साहब ने क्या बयान डिसीजन दे दिया, जज साहब के सामने उसके उस दूसरे वाले पति ने बोला, मैं एक शर्त पे उसको बेटी दे दूंगा, ना मैं उसका कोई खर्चा उठाऊंगा, ना उसको पढ़ाऊंगा, ना उसको शादी में कोई दूंगा। मान लो कि उसको ये अपने उसके सर पे ही पूरा डाल दिया। जबकि वीर नारी उस बात पे भी डन हो गई थी। तो उस वीर नारी की समस्या, इतनी बुरी हालत है उस वीर नारी की, अभी तक उसको 43 के तहत भी जॉब नहीं मिली है। जो SRO 43 के तहत जॉब मिलनी थी, वो अभी तक भी नहीं मिली है मैम। जबकि कम से कम 10 साल हुए हैं उसके पति को शहीद होते हुए, और इतनी ज्यादा समस्या उठाने के बाद भी वो किस हाल में झेल रही है, वो आप समझ ही लेंगे मैम। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है और बहुत कष्ट है ऐसे सब। ऐसी वीर नारियां बहुत ज्यादा है। और वीर नारियों की कहानी बताऊंगी मैं।
और हाँ, एक वीर नारी है मेरी हमारे साथ में, उनके घर में मैं पहले भी 2-3 बार गई हूँ, क्योंकि फिर मैंने उनकी पूरी, क्योंकि मैं सोच रही थी शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर मैंने जब देखा है कि हर वीर नारी की यही कहानी है, तो फिर मैंने बोला है कि हमें, अगर मैं नहीं तो किसी न किसी को ये आवाज बनना ही चाहिए, ताकि ये हमारी बात कोई आगे तक ले जाए। और अभी आपको काम, अभी गवर्नमेंट से काम नहीं मिला है ना? नहीं, मेरा तो क्लियर है मैम, मेरी गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है। मेरा मान लो कि SRO 43 के तहत जो जॉब मिली थी उसमें मेरा बेटा एडजस्ट हो गया मैम। अच्छा, ठीक है। जी मैम, और जो मुझे पैसे मिले थे वो भी मिले। गवर्नमेंट से हमें कोई मान लो की दिक्कत नहीं है मैम। आर्मी हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है मैम। GOC 31 सवेरिया, जो आर्मी के GOC साहब हैं हमारे वहाँ, उसने हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और उसके साथ साथ सैनिक भवन जो है, सैनिक भवन श्रीनगर, वो हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मैम। मान लो कि वो हमारा सैनिक भवन जो है, वो उसमें हम सैनिक भवन की तरह नहीं जाते हैं, वो हमारे एक मायके की तरह हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और मायके की तरह हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बस ये हमारी कानूनी एक बात है मैम, जिसमें हर वीर नारी पीसी जाती है मैम। ये ठीक। कानून में है, ये किसी आर्मी में है, ना किसी मान लो कि ये हमारा एक कानून है, जिस कानून से एक वीर नारी को इतनी ज्यादा समस्या उठानी पड़ती है। उस कानून के बारे में मान लो कि हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को आगे तक ले जाओ, ताकि एक वीर नारी को ऐसा कुछ फेस न करना पड़े, ताकि जो बच्चे हैं, जो यतीम हो चुके होते हैं बच्चे, ताकि उनको आगे ज्यादा फेस न करना पड़े। कोई वीर नारी फेस कर सकती है मैम। मान लो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है, कोई तो फिर बोलती है चलो रहने दो, हम छोड़ ही देंगे, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी क्या है। क्योंकि लास्ट में जज साहब हमें फिर ये डिसीजन देता है कि जब दादा दादी जिंदा होते हैं तो उनका बाप पहले ही शहीद हो चुका है, तो इनको कानून फिर लास्ट में भी नहीं देता है। मान लो कि लड़ने के बाद भी वीर नारी फिर लास्ट में हार ही जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैम। रूबी बानो जी, आप इतना सब कष्ट उठाया है आपने, और अभी आप एक संस्था है, नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जी उसमें मैम। आप गोल्डन मेंबर हैं, और जी आप इतने सब अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैम। इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को और हमें थोड़ा जानकारी देने से अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैम, मैं सबसे पहले शुक्रिया उन लोगों का अदा करना चाहती हूँ आपके सामने, ये मैं भूल ही गई थी। एक्चुअली जो हमारे GOC साहब हैं 31 सवेरिया के, हम्म। उसने भी हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मैम। मान लो कि हमारी कोई भी समस्या होती है, जो उसकी मैम है, तो वो हमारा उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। दूसरा, उसमें कौन सपोर्ट कर रहा है हमारा मैम, एक्चुअली पर साल मैंने ड्यूका में एक लेटर डाली थी अपने लिए, जो जो पर साल जब 7 दिसंबर आर्मी फ्लैग डे था मैम, तो उस टाइम मैंने ड्यूकाम साहब को एक लेटर दी थी, जिसकी वजह से उसने यहाँ के DC साहब को लेटर निकाली थी, फिर DC साहब ने तहसीलदार साहब को निकाली है। मान लो कि फिर एक आदेश दिया गया है कि इस वीर नारी के जो पीछे मसले हैं उनको गौर से देखा जाए। ड्यूकाम भी हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है मैम। तो उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी NCCIWS की जो टीम है, जो हमारे ब्रिगेडियर हरचरण सिंह साहब है, उन्होंने मान लो कि हर एक वीर नारी के लिए, मेरी नजर में मैंने बहुत सारी वीर नारियां जो देखी है, जो हरचरण सिंह साहब के पास गई है तो अपने मसले लेके, तो हरचरण सिंह साहब ने उनको मान लो कि किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया है। मैं अपनी बात बोलूं मैम, मेरी हरचरण सिंह साहब ने बहुत ज्यादा हद से ज्यादा, जितना मैं बोलूं उससे कम, मान लो कि वो तारीफों के काबिल है मैम, जितना मैं बोलूं हरचरण सिंह साहब का। तो उसने मुझे मान लो कि इतना ज्यादा सपोर्ट किया, उतना ज्यादा मान लो कि मुझे मेंटली तैयार किया है अपना हक लड़ने के लिए, जो वरना मैं तब तक सोई हुई थी। मान लो कि मैं उठ नहीं पाती थी। जिस टाइम मैं हरचरण साहब के पास गई हूँ, तब से मुझे फिर ये लगा कि नहीं, हमारा पीछे सपोर्टर है, कोई हमारा कोई बैकबोन है। उस बैकबोन की वजह से फिर मैंने भी मान लो कि ये अपनी जगह पे तय किया है, जिस तरह हरचरण साहब हर किसी की समस्या सुनकर फिर उस समस्या की हल निकालती है। अगर मैं हल नहीं निकाल सकूंगी, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से ये आवाज आगे तक ले जाऊं, फिर मैंने ये डिसाइड किया है मैम। जी। बहुत अच्छी काम और नेक काम कर रहे हैं रूबी बानो जी। और जी। इसमें जो
आपका जो ये संस्था है उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप कितने लोगों को हेल्प किया और कौन कौन थे, क्या क्या उनकी समस्याएं थी, उसके बारे में जरा हमें बताने से हम जान सकते हैं। एक्चुअली मैम, मान लो कि कहीं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं हमारे, एक्चुअली हम इख्वान कॉलोनी रहते हैं। इख्वान एक, मान लो कि वो एक ग्रुप था जिसने 2014 में यहाँ मिल्टन सी मान लो कि पूरी जीरो पे कर दी थी। हाँ जी। जिसमें मान लो कि मेरा पति भी, सबसे पहले मेरा पति भी वही एक इख्वानी ही था, फिर वो फौज में भर्ती हुआ था मैम। मान लो कि उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई काम होता है उनका, तो मान लो कि मैं उनको, चूंकि मिलिटेंसी की वजह से वो खुद वो काम कर नहीं पाते हैं मैम, उनकी अगर कोई काम होती है तो वो मैं खुद निपटा लेती हूँ मैम। उनके लिए मैं कहीं कहीं उनको जाना होगा, कुछ काम होगा, मान लो कि कहीं से भी कुछ करना होगा, तो उसके लिए मैं कहीं भी तैयार होती हूँ। या कोई केस चक्कर, कहीं हमारे केस होते हैं मान लो कि पुलिस के चक्कर में, कहीं उनके लिए भी कहीं डीएसपी साहब से मिलना होगा, कहीं मान लो कि कहीं कहीं मैं जा सकती हूँ उनके लिए। जी, यही काम मैं करती हूँ। उनका कोई भी समस्या हो तो वो मैं आगे तक ले जाती हूँ मैम, अपने बहुत हरचंद साहब की बदौलत। खुद नहीं, अपने हरचंद साहब के बदौलत मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी आप इतना सब कर रहे थे तो अमरीन जायदी मैम आ गए आपसे मिलने और आप के बारे में लिखने के लिए। तो कैसे रहा आपके जो मुलाकात है अमरीन मैम के साथ, और कैसे आपने उनको ये सब आपकी कहानी कैसे उनको समझाया और उन्होंने मैं कैसे आपको हेल्प किया, उसके बारे मैम में जरा। आपको एक बात बोलूं, अमरीन मैम को मैं, मेरा दिल ये नहीं कहता है कि मैं अमरीन मैम को मैम बोलूं, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि हाँ, उसकी बातों से मुझे अंदर से मान लो कि वो अपनापन नजर आया है, जो मुझे, जो सगी बहनें हैं मेरी, उनमें से वो अपनापन नजर नहीं आता है आज तक भी, जो उसके अंदर मैंने देखा है। तो उसके लिए मैं आपको क्या बोलूं, वो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है जो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकूं। उसके साथ मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि उसका जो व्यवहार है, अगर हर वीर नारी के साथ हर इंसान इस तरह व्यवहार करे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वीर नारी दुखी रह जाए। बिल्कुल। जी मैम। सो रूबी बानो जी, आपके एक्सपीरियंसेस को सुन के हमको बहुत हम लोग श्योर इंस्पायर हो गए। कैसे आपने हमको पहले बोल रहे थे कि आप 10वीं पास हैं और इतना सब कुछ आप कर रहे हैं। मेरा भी आप इंस्पिरेशन है और आपसे सीखने को बहुत है हम लोगों के लिए। आपका जो धैर्य है और आपका जो हिम्मत है और विल पावर बोलते हैं ना, जो इंग्लिश में हम कि हेल्प करना ही है चाहे कुछ भी हो, ऐसे एटीट्यूड है। तो उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं, आपके फैमिली को सैल्यूट करते हैं। एंड मेटामॉर्फ्स के तरफ से वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ, एंड we will stay connected. And I wish to thank Miss Amreen Zaidi for introducing us and for bringing to light all these wonderful stories of these Veer Naris. We are grateful to you for all your effort and for your time, Miss Amreen Zaidi. Jai Hind and Jai Bharat.